नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित। देखो, इस इशू की डिस्कशन ना थोड़ा डिटेल से होगी क्योंकि जीएस पेपर 3 में डायरेक्टली एक टॉपिक है सब्सिडी से संबंधित। तो बेसिक्स जब तक आप फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित नहीं जानोगे ना तो ये इशू कवर होगा नहीं आपका अच्छे से। तो आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक्स भी कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बिहार के डेवलपमेंट से संबंधित है। उसके बाद तीसरा जो आर्टिकल है इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित। इस आर्टिकल में तो मुख्यतः एक दो ही बातें निकल के आती हैं कि लेजिस्लेटिव कोऑपरेशन भी होना चाहिए इंडिया और यूएसए के बीच। बस उसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, डिस्कस करेंगे। आज कोट है मदर टेरेसा का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। लेकिन दोनों मिलके, हम सब मिलके बहुत महान चीज़ें इस दुनिया में कर सकते हैं। ये बात मदर टेरेसा ने बोली थी। बहुत अच्छी चीज़ है जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ लिखनी हो कि सिटीजन्स को, देश के नागरिकों को एक साथ मिल के काम करना है, देश को महान बनाना है, समाज को सुधारना है, देश को डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे लेके जाना है, तब ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन आज का है, इंडियन एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर इश्यूज को आपको डिस्कस करना है और उसके बाद आप कौन से स्टेप्स सजेस्ट करोगे उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फर्टिलाइजर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, हम फर्टिलाइजर सेक्टर्स से संबंधित कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं ताकि ये पूरा इशू जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो, फर्टिलाइजर सिंपल भाषा में बोले तो वो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, प्लांट को बड़ा होने में मदद करता है। मदद कैसे करता है? एक या फिर एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। फर्टिलाइजर देखो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। जैसे देखो मैन्योर यानी खाद जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर है, और यूरिया क्या है? यूरिया आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है। मेनली देखो ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखो वैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो देखो 3 हैं, एन, पी और के। एन मीन्स नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस और के पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल सोइल में देखो इस प्रकार से होना चाहिए कि एनपी के रेशो जो है वो मेंटेन रहे। यानी आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो सोइल को अगर 4 यूनिट नाइट्रोजन मिल रही है तो 2 यूनिट फॉस्फोरस मिलना चाहिए और 1 यूनिट पोटेशियम मिलना चाहिए। तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ फर्टिलाइजर काम करेगा सोइल पर। लेकिन हमारे देश में ये रेशो जो है वो गड़बड़ कर जाता है। यूरिया जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इस रेशो को मेंटेन नहीं किया जाता और सोइल की फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फर्टिलाइजर्स से संबंधित। हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है चाइना के बाद। चाइना में यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा नंबर आता है इंडिया का। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का स्थान पूरे वर्ल्ड में सेकंड है। नेक्स्ट, 8 कोर इंडस्ट्रीज जिनके बारे में आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से एक है। वेटेज है फर्टिलाइजर की 8 कोर इंडस्ट्रीज में 2.63%। वैसे यूपीएससी पहले तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछती थी कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्रीज में आती है, लेकिन 2015 में यूपीएससी ने वेटेज भी पूछा था कि इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सी इंडस्ट्री का है। तो ये भी आप याद रखिए। अब आगे के लेवल पर यूपीएससी ये पूछ सकती है कि इनको वेटेज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। खैर, नेक्स्ट फैक्ट देखो, सरकार जितनी सब्सिडी देती है
फर्टिलाइजर्स के लिए वो हमारे देश में फूड के बाद सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सरकार फूड सब्सिडी देती है और दूसरे नंबर पे है फर्टिलाइजर सब्सिडी। एक बार आप इस डेटा पे भी नज़र डाल लीजिए। जैसे देखो 2019-20 में सरकार ने 1,84,220 करोड़ की सब्सिडी दी थी और फर्टिलाइजर सेक्टर को 74,986 करोड़। इस पे भी प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। और सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी कौन से सेक्टर को दी जाती है, ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इंटरेस्ट सब्सिडी। आंसर होगा फूड सब्सिडी। सबसे लास्ट में पोटास जो है, ये देखो हमारे देश में बहुत कम प्रोड्यूस होता है, नाम मात्र का, और इसे इंपोर्ट किया जाता है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी इसी प्रकार की थी कि पोटास इज मेनली इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, कुछ इसी प्रकार की स्टेटमेंट थी। खैर, फर्टिलाइजर्स के बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब सब्सिडी का मतलब आप बता दीजिए, सब्सिडी का क्या मतलब है। सब्सिडी की डेफिनेशन अगर आपको आंसर में लिखनी हो तो सब्सिडी देखो एक प्रकार की फाइनेंशियल एड होती है जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इकोनॉमिक सेक्टर को, फॉर एग्जांपल कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। और सब्सिडी प्रोवाइड करने का यानी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने का सरकार का मकसद होता है इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी को प्रमोट करना। जैसे देखो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसका मकसद क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किसानों को दिक्कत ना आए और उनका इनकम लेवल बढ़े। लेकिन बहुत बार जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकार, तो सरकार का मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है उसे प्रमोट करना। यहाँ पे मकसद जो है वो इकोनॉमिक है। तो ऑब्जेक्टिव सरकार के दोनों हो सकते हैं सब्सिडी प्रोवाइड करने में, सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और सब्सिडी किसको प्रोवाइड की जा सकती है, सब्सिडी देखो इकोनॉमिक सेक्टर को यानी कंपनीज को प्रोवाइड की जा सकती है, इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जा सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जा सकती है। सब्सिडी का फायदा ये होता है इंडिविजुअल्स को कि देखो वो मार्केट रेट से कम पर गुड या फिर सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। जैसे मार्केट में एलपीजी सिलेंडर है 1,000 रुपये का और सरकार सब्सिडी देती है 400 रुपये की, तो यूजर जो है, कंज्यूमर जो है, उसको तो सिलेंडर 600 का मिल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 400 की सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कर दी गई है, इसलिए वो इंडिविजुअल मार्केट रेट से कम पर, मार्केट रेट कितना है 1,000, मार्केट रेट से कम पर एलपीजी सिलेंडर को परचेज कर पाता है, यानी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को परचेज कर पाता है। अभी देखो सरकार काफ़ी सारी चीज़ों पर वल्नरेबल सेक्शंस को सब्सिडी देती है। जैसे कैरोसिन पर सरकार सब्सिडी देती है, कुकिंग गैस पर, वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए सरकार वल्नरेबल सेक्शंस को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे आज के इस आर्टिकल का फोकस है फर्टिलाइजर्स पर। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही यानी मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो उसके बाद से ही सरकार फर्टिलाइजर्स पर किसानों को सब्सिडी देती आई है। क्यों देती आई है? ताकि महंगे दामों पर किसानों को फर्टिलाइजर ना परचेज करनी पड़े। अगर सरकार सब्सिडी ना दे किसानों को फर्टिलाइजर्स पर, तो किसानों के लिए फर्टिलाइजर महंगे पड़ेंगे और उनका इनपुट पर ज़्यादा खर्चा आएगा और उनको प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए सरकार किसानों को फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देती है ताकि खेती करने में उनको इनपुट कॉस्ट कम आए। इसके बाद देखो बड़ा क्वेश्चन ये इमर्ज होकर आता है, क्या सरकार सभी फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी देती है? अगर इसका आंसर यस है तो फिर दूसरा क्वेश्चन फिर इमर्ज होकर आता है, क्या सभी फर्टिलाइजर्स को सेम सब्सिडी दी जाती है या फिर नहीं? तो थोड़ा और डिटेल से हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स को सरकार कितनी सब्सिडी देती है और कैसे देती है। देखो सब्सिडी के मामले में आप फर्टिलाइजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक यूरिया और दूसरी तरफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। यूरिया के लिए सरकार ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यूरिया का जो एमआरपी है वो सरकार कंट्रोल करती है। अभी देखो सरकार ने यूरिया का जो एमआरपी है वो फिक्स करके रखा है 5,378 पर टन या फिर 242 रुपीज़ फॉर ए 45 किलो बैग। तो एमआरपी सरकार ने फिक्स कर दिया है यूरिया का। अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम ज़्यादा होता है तो भी सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी घटाती बढ़ाती रहती है। फार्मर्स को यूरिया इसी प्राइस पे मिलता है। लेकिन जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं जैसे
डीएपी, एमएपी, ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं। डीएपी का मतलब है डायमोनियम फोस्फेट और एमएपी का मतलब है मोनो अमोनियम फोस्फेट। अब देखो, ऐसा नहीं है सरकार इनको सब्सिडी देती नहीं है, सरकार इनको सब्सिडी देती तो है, लेकिन इस मामले में सरकार की सब्सिडी फिक्स है, एमआरपी फिक्स नहीं है। जैसे सरकार ने सिंपली ये बोल दिया कि हम 45 किलो का एक बैग है डीएपी का और इस पे 100 रुपए की सब्सिडी देंगे। मार्केट में बेशक डीएपी के दाम कम हो ज्यादा हो, हम तो सिर्फ 100 रुपए की सब्सिडी देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तस्वीरों को आपने देखा, दोनों सिचुएशन को आपने देखा। एक तरफ यूरिया, जहां पे सरकार ने एमआरपी ही फिक्स कर दिया है, यानी यूरिया का रेट मार्केट में कम ज्यादा हो सरकार वहन करेगी। रेट ज्यादा हो जाता है तो सरकार ज्यादा सब्सिडी ऑटोमेटिक देगी, अगर कम होता है तो सरकार कम सब्सिडी देगी, किसानों को यूरिया उसी दाम पर मिलेगा। लेकिन जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं, वहां पर देखो सरकार सब्सिडी देती तो है, लेकिन सरकार ने सब्सिडी फिक्स कर दी है और प्राइस डी कंट्रोल्ड है, यानी एमआरपी मार्केट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। सरकार की सब्सिडी फिक्स रहती है, जो भी सरकार ने डिसाइड कर ली है। हर साल सरकार सब्सिडी डिसाइड करती है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए। कैसे? एक स्कीम है सरकार की, उस स्कीम का नाम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये नीचे देखिए, एनबीएस स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत किसी फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी देती है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं, एनपीके की रेशो देख के, मतलब किसी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर में एन की रेशो कितनी है, पी की रेशो कितनी है, के की रेशो कितनी है, रेशो देख के सरकार सब्सिडी देती है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजर का मैक्सिमम फायदा हो सोइल को, इसलिए जो एनपी की रेशो है वो 4:2:1 होनी चाहिए। लेकिन ये तो आइडियल सिचुएशन है। किसान जब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एनपी की रेशो पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। यूरिया का एग्जांपल लीजिए, यूरिया सस्ता है तो किसान यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो एन की रेशो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, पी और के की रेशो इंक्रीज नहीं हो पाती, तो इसलिए सोइल फर्टिलिटी जो है वो गड़बड़ा जाती है, सोइल की हेल्थ पर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम में सरकार ने कहा था कि हम किसी फर्टिलाइजर को उसकी एनपीके की रेशो देख के सब्सिडी देंगे, यानी न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन क्या है ये देख के सब्सिडी देंगे, ताकि बैलेंस्ड रेशो में किसान जो है वो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें, यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से हमने डिटेल से ये डिस्कस किया कि वेरियस फर्टिलाइजर्स को सरकार किस प्रकार से सब्सिडी देती है। अब देखो, फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित कुछ इश्यूज की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला इशू है ब्लैक मार्केटिंग। सरकार यूरिया पे सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। यूरिया के तो एमआरपी को भी सरकार नहीं हिलने देती, लेकिन यूरिया का मिसयूज काफी ज्यादा होता है दूसरी इंडस्ट्रीज में। मतलब सरकार से सब्सिडी लेके यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल, प्लाईवुड या फिर पार्टिकल बोर्ड मेकर्स के लिए एज ए बाइंडर यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है चीप प्रोटीन के सोर्स के तौर पर। और मिल्क वेंडर्स जो हैं वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अडल्ट्रेशन के लिए, यानी दूध में मिलावट करने के लिए। इसके अलावा यूरिया की स्मगलिंग होती है नेपाल में और बांग्लादेश जैसे देशों में, यानी हमारे पड़ोसी देशों में, क्योंकि यहाँ पर यूरिया के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं और सरकार तो इंडिया में यूरिया पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती है। हालांकि देखो, 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया की स्कीम लॉन्च करने का मकसद ये था कि यूरिया का इस्तेमाल सिर्फ किसान करें, इस नीम कोटेड यूरिया का, उसके ऊपर नीम अगर लगा दिया जाता है तो सोइल को तो फायदा होता ही होता है। इसके साथ साथ नीम वाले यूरिया का इस्तेमाल फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में होना बंद हो जाता है। ये सोच के सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी 2015 में, नीम कोटेड यूरिया। तो इशू की हम बात कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कैसी होती है। देखो, अभी फिलहाल यूरिया को लेकर ना सरकार की पॉलिसी है नो डिनायल, मतलब जो भी यूरिया लेने आएगा उसको यूरिया दिया जाएगा। एक ट्रांजैक्शन में 100 कट्टे बेचे जा सकते हैं, 100 बैग बेचे जा सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन पे कोई लिमिट नहीं है। एक बार में 100 बैग आप परचेज कर सकते हो, लेकिन दूसरी बार आ जाओ, तीसरी बार आ जाओ, चौथी बार आ जाओ, इनकार नहीं किया जाएगा। नो डिनायल पॉलिसी है यूरिया के लिए। इसीलिए यूरिया का जो इस्तेमाल है, डाइवर्जन है,
वो दूसरी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है, क्योंकि यूरिया सस्ता मिलता है और यूरिया के परचेज करने पर कोई लिमिट भी नहीं है। नेक्स्ट इशू है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। देखो, सब्सिडी सरकार देती है फर्टिलाइजर पर, किसानों को फर्टिलाइजर सस्ते पड़ते हैं, इस वजह से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि सोयल की जो फर्टिलिटी है उस पर बुरा असर पड़ता है, सोयल की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। जैसे देखो, इंडियन जो सोइल्स हैं उनकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पुअर है, यानी फर्टिलाइजर से जो नाइट्रोजन मिलता है वो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कौन? इंडियन सोइल्स। तो जितना यूरिया इस्तेमाल होता है उसमें से ज़्यादातर जो है वो NH3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में वाश आउट हो जाता है। अब देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड और NH3 की फॉर्म में ये वाश आउट होएगा तो कहाँ पहुँचेगा? ये ग्राउंड वाटर के साथ मिलेगा, सोइल के साथ मिलेगा, लैंड के साथ मिलेगा, तो ग्राउंड वाटर जो है वो भी प्रदूषित होता है। और इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट पॉइजनिंग की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और नाइट्रेट पॉइजनिंग कैसे होती है? एक रीज़न है फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल। ब्लू बेबी सिंड्रोम की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पाता, इस वजह से बेबीज़ में स्किन का जो कलर है वो नीला पड़ने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट इशू देखो, सीधा सीधा ये है, सरकार इतनी ज़्यादा सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर्स पे, तो सरकार की जो फिजिकल हेल्थ है वो भी तो प्रभावित होती है ना। तो इस प्रकार से हमने बात की बेसिक्स की। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की। देखो, जब 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हुए थे ना, तो उस समय फर्टिलाइजर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाने का प्रयास हुए थे। मकसद ये था, एक तो सरकार का जो सब्सिडी बिल है, सरकार जितना सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर सेक्टर को, उस बिल को कम किया जा सके। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि जो NPK रेशियो है वो 4:2:1 रहे, मतलब बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो। तीसरा, फर्टिलाइजर की वजह से जो वाटर पोल्यूशन होता है या फिर एयर पोल्यूशन होता है वो कम हो। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंट यूज हो फर्टिलाइजर्स का, मतलब जितना फर्टिलाइजर चाहिए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है फिर भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। इससे प्रोडक्टिविटी एक लेवल के बाद इंक्रीज नहीं होती, सैचुरेशन आ जाता है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोशिश हुई थी फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की, लेकिन वो कोशिश सफल साबित नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले 20 सालों में यूरिया के जो दाम हैं कितने बड़े हैं आप देख लीजिए। 2021 में है 5 रुपये 36 पैसे पर केजी, और 2001 में यूरिया के दाम थे 4 रुपये 60 पैसे पर केजी, यानी ना के बराबर यूरिया के दाम बढ़े हैं पिछले 20 सालों में। जबकि देखो, पैडी और वीट पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो काफी बढ़ चुका है। पैडी पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है बाय 280% पिछले 20 सालों में, और वीट पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो पिछले 20 सालों में इंक्रीज हुआ है बाय 230%। सिंपल शब्दों में बात करें, अगर देखो 2001 में 37.7 केजी वीट का इस्तेमाल होता था यूरिया का एक बैग खरीदने के लिए, आज सिर्फ 13.3 किलोग्राम वीट की सहायता से आप 50 किलोग्राम का एक यूरिया का जो बैग है वो खरीद सकते हो। आज के समय में जब एक किसान यूरिया खरीदने जाता है ना, तो एक बैग पर किसान देता है 268 रुपए, बाकी 930 रुपए तो देखो सरकार देती है उस किसान को यूरिया का वो बैग परचेज करने के लिए। यानी कि जब किसान एक यूरिया का बैग खरीदता है ना, तो किसान अपनी जेब से भरता है 22% पैसा, और उस यूरिया के बैग का 78% जो पैसा है वो सरकार भरती है, मतलब कि टैक्स बेयर्स, मतलब जो लोग टैक्स पे करते हैं हमारे देश के, वो लोग भरते हैं। इसके बाद कंपोजिशन का इशू देखो, 1991-92 में NPK एवरेज तौर पर इस रेशो में यूज होता था 5.9:2.4:1। उसके बाद 1993-94 में NPK रेशो हो गया 9.7:2.9:1। देखो, किसान जो है वो यूरिया ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूरिया सस्ता है, यूरिया का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है पिछले कुछ सालों में। तो NPK रेशो आइडियली यूज नहीं होती किसानों के द्वारा, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है कि आपने यूरिया का जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट रखा हुआ है, वो सस्ता पड़ रहा है, इसलिए किसान उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल है सरकार की इस खराब रेशो
में जो फर्टिलाइजर्स यूज होता है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो फर्टिलाइजर्स के यूज के मामले में वेरियस स्टेट्स के बीच डिस्पैरिटीज हैं। जैसे देखो राजस्थान में 2019-20 में फर्टिलाइजर यूज पर हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेटेड एरिया कितना था, 70 kg, जबकि तेलंगाना में 250 kg। कितना डिफरेंस है, राजस्थान में कितना कम फर्टिलाइजर से इस्तेमाल हुआ और तेलंगाना में कितना ज़्यादा। और देखो एनपी के रेशियो जो है वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। जहां एक तरफ पंजाब में एनपी के रेशियो किसानों के द्वारा यूज की जाती हैं 33.7:8.0:1, केरला में है 1.3:0.7:1। अब देखो पंजाब में ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल हुआ और यूरिया पे सरकार ज़्यादा सब्सिडी देती है, तो मतलब पंजाब को ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी फर्टिलाइजर्स के मामले में। पॉइंट राइटर का ये है, चूंकि फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के मामले में विभिन्न स्टेट्स के बीच डिस्पैरिटीज हैं, कहीं पर फर्टिलाइजर कहीं ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कहीं पर कम, कहीं पर यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कहीं पर कम, तो सब्सिडी भी अलग अलग राज्यों को अलग अलग मिलती है। किसी स्टेट को ज़्यादा मिलती है, किसी स्टेट को कम मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि एक सजेशन है, वैसे तो ये लास्ट में आना चाहिए था लेकिन शुरू में ही आ गया। चूँकि ये जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं इनका इतना ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय। और सरकार का ये जो सब्सिडी बिल है ना फर्टिलाइजर्स के ऊपर, ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखो फर्टिलाइजर्स की जो कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल रहती हैं। आजकल ना कार्टेल बना रखा है विभिन्न देशों ने जहां से हम फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं। वैसे एक चीज़, इस पॉइंट पर हम आगे बढ़ें, आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, इस पर यूपीएससी ने ना प्री का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था वो मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ी सी जानकारी। हमारे देश में टोटल यूरिया की डिमांड कितनी है, 34 से 35 मिलियन टन। इसमें से देखो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है 25 मिलियन टन का, बाकी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये इसकी हमारे देश में रिक्वायरमेंट होती है 12 मिलियन टन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 5 मिलियन टन, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद म्यूरिएट ऑफ पोटैश, इसका इस्तेमाल होता है हमारे देश में 3 मिलियन टन और ये तो सारा का सारा इंपोर्ट ही किया जाता है, ये हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता। सबसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का जो कंजप्शन है वो है हमारे देश में 12-13 मिलियन टन और ये तो प्रोड्यूस होता है सारा का सारा हमारे देश में, तो थोड़ा बहुत ही बस इंपोर्ट करते हैं हम 1 मिलियन टन, बाकी सारा हमारे देश में ही प्रोड्यूस होता है। अब देखो क्वेश्चन यूपीएससी ने कुछ इसी प्रकार का पूछा था कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है इसके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता। इसका आंसर है म्यूरिएट ऑफ पोटैश। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना उनका आंसर्स कई बार बुक में नहीं मिलता, लेकिन जो हम ये डिस्कशंस करते हैं एडिटोरियल की या फिर न्यूज़पेपर्स से इस प्रकार की चीज़ों का आंसर मिल जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सरकार का जो सब्सिडी बिल है ना आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर्स के दाम काफ़ी वोलेटाइल हैं, अपर साइड में वोलेटाइल हैं, क्योंकि जिन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं उन्होंने कार्टेल बना के रखा है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ सितंबर 2020 में, जहां यूरिया के दाम $270 पर मीट्रिक टन थे। नवंबर 2021 में जो यूरिया के दाम हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो $900 पर मीट्रिक टन हैं। इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप देखिए डीएपी के जो दाम हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जहां सितंबर 2020 में $360 पर मीट्रिक टन थे, अब नवंबर 2021 में बढ़ के हो गए हैं $825 पर मीट्रिक टन। दाम देखो इसलिए बढ़े हैं, एक तो एनर्जी के दाम बढ़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, दूसरा सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, जिन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है तो इंपोर्ट कम हो पा रहा है। कोविड के चलते उन देशों में जो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन है वो भी देखो पहले से कम हुई है। जहाँ एक तरफ देखो इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर्स के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइस राइज है वो सरकार ही एब्जॉर्ब कर रही है। यानी वैसे दाम बढ़ गए, सरकार को महंगा पड़ रहा है, लेकिन किसानों को उतने ही दाम पर मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स के दाम नहीं बढ़े हैं, सरकार का
सब्सिडी इंक्रीज हो गई है, इस वजह से उनके लिए दाम कांस्टेंट है। तो सरकार का जो सब्सिडी बिल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। अब बात आती है क्या किया जाए। कई सारे सजेशंस राइटर देते हैं। जैसे सबसे पहला जो सजेशन है, सबसे पहले तो राइटर कहते हैं डिपेंडेंसी कम कर दे दूसरे देशों पे। मतलब दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो हमें भी महंगा परचेज करना पड़ता है। क्यों ना आप ये इंश्योर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हमारे देश में ही प्रोड्यूस हो, हमें इंपोर्ट ही ना करना पड़े। इसके लिए सरकार 5 यूरिया प्लांट्स अलग अलग जगहों पर, जैसे गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी और तलचर, मतलब ये जो 5 यूरिया प्लांट्स हैं पब्लिक सेक्टर के, इनको सरकार रिवाइव कर रही है ताकि हमारे देश में ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस हो। दूसरा, जो NBS मॉडल है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसको देखो यूरिया की तरफ भी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। अभी इस मॉडल से यूरिया बाहर है। यूरिया का भी प्राइस रैशनलाइजेशन होना चाहिए बाकी फर्टिलाइजर्स की तरह। अभी तो यूरिया का दाम जो है वो फिक्स रहता है, सरकार इसे बढ़ने नहीं देती। तीसरा सजेशन, हमें प्लांट्स के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन भी एक्सप्लोर करने चाहिए, जिसकी हमने शुरुआत में बात की। नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए या फिर बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी देखो जैसे बहुत सारी स्टबल बर्निंग हो जाती है, बहुत सारा क्रॉप हार्वेस्टिंग के दौरान जो बचा हुआ वेस्ट है हम उसे खराब कर देते हैं। उसका इस्तेमाल हो सकता है कंपोस्ट के तौर पर, यानी खाद के तौर पर। ये नेचुरल खाद होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं ये जो खाद होती है ना, इसमें कम मात्रा होती है नाइट्रोजन की, लेकिन राइटर कहते हैं आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जो ऐसी खाद में, जो नेचुरल खाद होती है, प्लांट की वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। सबसे लास्ट में पॉइंट ये है, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी को भी आप इंप्रूव करो। जितनी आवश्यकता है उतने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए। अभी हाल ही में इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया डेवलप किया गया है। तो नैनो यूरिया जब यूज़ होगा प्लांट्स के लिए तो कम यूरिया यूज़ होगा, मतलब कम यूरिया से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर देखो ये बदलाव किए जाते हैं तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ सरकार के ऊपर जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम होगा और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा, यानी हेल्थ भी ज़्यादा इंप्रूव होगी लोगों की। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बिहार की डेवलपमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो इस बार सिविल सर्विसेज के रिजल्ट में शुभम कुमार ने टॉप किया, जो कि बिहार से हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया बिहार के लोगों ने। बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे कि उन्हीं में से एक ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप किया। लेकिन इसके साथ साथ RBI की एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश हुई। RBI ने हमारे देश में विभिन्न राज्यों के 1997 के बाद से जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं वो रिलीज किए, इंक्लूडिंग GDP संबंधित डेटा। तो उस डेटा में RBI की उस रिपोर्ट में एक बात सामने आती है, 1997-98 में बिहार की जो पर कैपिटा इनकम थी वो लोएस्ट थी देश में, 4014 रुपए। लेकिन देखो 2019-20 में भी बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो लोएस्ट है, कितनी? 45,071 रुपए। 1997-98 में बिहार की जो पर कैपिटा इनकम थी वो नेशनल एवरेज का सिर्फ 31.58% थी। मतलब अगर देश की पर कैपिटा इनकम अगर 100 रुपए थी तो बिहार की सिर्फ 31 रुपए 58 पैसे थी। जबकि 2019-20 में बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो देश की पर कैपिटा इनकम का 33.58% है। यानी पिछले 22 सालों में बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है अगर वो नेशनल एवरेज से कंपेयर करें तो सिर्फ 2% बढ़ी है। जबकि देखो कंपैरिजन में दूसरे राज्यों की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। जैसे 1997-98 में गोवा की पर कैपिटा इनकम बिहार की पर कैपिटा इनकम का 8 गुना ज़्यादा थी, लेकिन 22 साल बाद गोवा की पर कैपिटा इनकम बिहार की इनकम का 10 गुना ज़्यादा हो गई है। इवन दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल लीजिए, सिक्किम जो कि अभी हमारे देश में सेकंड रिचेस्ट राज्य है,
1997-98 में सिक्किम की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बिहार की पर कैपिटा इनकम से सिर्फ 3 गुना ज़्यादा थी। लेकिन आज के समय में सिक्किम की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बिहार की पर कैपिटा इनकम से 9 गुना ज़्यादा है। इवन केरला, वो तो एक बड़ा राज्य है, चलो मान लिया गोवा, सिक्किम, ये तो छोटे छोटे राज्य हैं, इनसे बिहार को क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है। केरला की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो भी बिहार की पर कैपिटा इनकम से पहले 3.62 टाइम्स ज़्यादा थी, लेकिन अब 5 गुना ज़्यादा हो गई है। बात देखो ये है कि दूसरे राज्यों के मामले में, दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में बिहार जो है बल्कि और ज़्यादा पिछड़ गया है। अगर हम कंपेयर करें 1997-98 से लेकर अभी तक विभिन्न राज्यों ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संबंधित एक रिपोर्ट रिलीज की थी इसी साल के शुरुआत में। तो इस रिपोर्ट में बिहार ने कितना स्कोर किया? 52 आउट ऑफ 100। और नेशनल एवरेज स्कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के मामले में था 66 आउट ऑफ 100। तो कौन से राज्य कितना ज्यादा अच्छा प्रयास कर रहा है एसडीजी गोल्स को अचीव करने की दिशा में? इस लिस्ट में बिहार ने सबसे पीछे का स्थान प्राप्त किया। पिछले साल जो रैंकिंग थी इस मामले में वो इस साल भी सेम रही। केरला ने टॉप किया जिसने 75 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, यानी सबसे अच्छा प्रयास केरला कर रहा है, सबसे आगे चल रहा है केरला इन गोल्स को अचीव करने की दिशा में। इसके बाद राइटर बोलते हैं आज़ादी के बाद बल्कि देखो बिहार ज़्यादा पिछड़ गया। एंशिएंट इंडिया में जब मौर्यंस का राज था या फिर गुप्तास का राज था, मतलब उस एज में जब गुप्तास रूल किया करते थे, उस समय तो बिहार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग था नॉलेज के मामले में, वेल्थ के मामले में, पावर के मामले में, मतलब वो ग्लोरियस ईरा था बिहार के लिए। लेकिन धीरे धीरे बिहार जो है वो पिछड़ता गया। इवन आज के समय में बिहार जितना पिछड़ा हुआ है ना, उतना तो ब्रिटिश राज के दौरान भी नहीं पिछड़ा हुआ था। आज़ादी के बाद बल्कि बिहार डेवलपमेंट की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया। होना तो ये चाहिए था, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे वो तो अपनों का रूल नहीं था, वो तो गैरों का रूल था। तो आज़ादी जब मिली तो अपनों का रूल आ गया, तब तो बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे चलना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिहार तो बल्कि और ज़्यादा पिछड़ गया। इसके लिए राइटर कहते हैं एमएलएज और एमपीज जो हैं वो लोगों को गाइड करते हैं। जो करेक्टर, जो कैलिबर, जो कमिटमेंट एमएलएज और एमपीज दिखाते हैं उससे पता लगता है कि उस राज्य की, उस रीजन की प्रोस्पेरिटी कितनी होगी। लेकिन इस मामले में बिहार में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। अभी जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है ना, इसमें 68% एमएलएज ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं और 51% एमएलएज ऐसे हैं जिनके खिलाफ तो सीरियस चार्जेस हैं, जैसे रेप और मर्डर के। पूरे देश में अगर देखो टोटल एमएलए 3980 हैं, तो इसमें से 40% एमएलएज के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं और 26% एमएलएज के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन बिहार में ये जो परसेंटेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछली जो असेंबली थी बिहार में 2015 की, इसमें 58% एमएलएज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और 40% एमएलएज के अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है ये 2015 का डेटा है और 2020 में जो इलेक्शन हुए उसमें तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हुई है। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बिहार में जो एमपीज इलेक्ट हुए ना, उसमें से 50% एमपीज के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग थे। बात यह है ना, जब एमएलएज और एमपीज के खिलाफ इतने सीरियस चार्जेस होंगे, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या एमपीज और एमएलएज की ऐसी हैं जिनके खिलाफ इतने सीरियस चार्जेस पेंडिंग हैं, तो ये लोग कैसे तरक्की बिहार की करवाएंगे? देखो 1990 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो पूरे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ी, लेकिन बिहार इससे छूट गया। बिहार एक लैंडलॉक ज्योग्राफी है, मतलब सी से टच नहीं होता है बिहार का जो बॉर्डर है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है और गवर्नेंस भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। अब देखो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आएगी नहीं, फैक्ट्रीज नहीं होंगी, मैन्युफैक्चरिंग पुअर होगी, तो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप कर नहीं सकेगी, तो सरकार के पास रेवेन्यू होता नहीं है। फिजिकल सिचुएशन सरकार की खराब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहती है बिहार की सरकार रेवेन्यू के लिए। और इसी वजह से काफ़ी समय से बिहार जो है वो मांग कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे दीजिए। अगर देखो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस बिहार को मिल जाता है
तो फिर टैक्स वगैरह कम लगेगा फैक्ट्रीज पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। बट देखो स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है ना हमारे देश में उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जहाँ पे हिली टेरेन हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो और साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया हुआ है, तो बिहार इस पैमाने पर खरा नहीं उतरता। बिहार को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है, क्योंकि बिहार को देंगे तो बाकी सभी हुए पिछड़े हुए जो राज्य हैं उनको भी देना पड़ेगा। राइटर ये मानते हैं कि बिहार के सारे एमएलएज और एमपीज इस पक्ष में हैं। बिहार की स्टेट असेंबली में नहीं पूरी सहमति के साथ रेजोल्यूशन पास किया है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस बिहार को नहीं दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना काफ़ी ज़्यादा है, 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो नेशनल एवरेज का ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है। बिहार में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हाईएस्ट है, 18.16% 2011-12 में पॉपुलेशन ग्रोथ रही अगेंस्ट नेशनल एवरेज ऑफ 12.56%। यानी बाकी इंडिया के अपेक्षाकृत बिहार में पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को डेवलप करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, जैसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी हेल्थ इंश्योर करना, स्किल्स देना, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट इस मामले में जो इम्प्रूवमेंट है वो इतनी तेज़ नहीं है। जैसे देखो हेल्थ के मामले में बेड्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर लैक ऑफ बिहार की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तो थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन अभी भी बिहार में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये देखो पहले तो किसी समय में इंडिया में बेस्ट हुआ करते थे, मतलब ब्रिटिश राज जब था खास करके तब ये कॉलेज बेस्ट थे, लेकिन आज़ादी के बाद तो इनका स्तर गिरता गया। आज के समय में बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और बिहार से लेबर भी दूसरे राज्यों में जाती है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। चूँकि बिहार में लैंड ऑर्डर की समस्या काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, वहाँ पे मतलब एक दिन में एवरेज तौर पर 9 मर्डर हो जाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो ऐसी जगह पे आप बताओ कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहां पे इतना ज़्यादा क्राइम होगा। इसका सॉल्यूशन राइटर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आने चाहिए। अच्छे अगर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो उनकी प्रायोरिटीज़ अच्छी होंगी, वो इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे। अभी ऐसे ऐसे कैंडिडेट चुन के आते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, बाहुबली टाइप के, तो फिर दिक्कत है। फिर तो मतलब वो अच्छा काम करवा ही नहीं सकेंगे, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होंगी, लोगों को डरा के रखना ताकि उनका जो साम्राज्य है वो बना रहे, वो पैसा कमाते रहें। ये देखो तब पॉसिबल होगा जब बिहार के लोग भी जागेंगे। अगर वो कास्ट के नाम पे वोट नहीं देंगे, धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देंगे, तब जाके अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं वो चुन के आएंगे। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया बिहार की डेवलपमेंट से संबंधित। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है ना वो इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये बात तो आपको पता है, इंडिया और यूएस के रिलेशंस पिछले काफ़ी समय में बहुत इंप्रूव हुए हैं। लेकिन देखो मिनिस्ट्रियल लेवल पे तो काफ़ी एंगेजमेंट होती है इंडिया और यूएस के बीच, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेवल पर एंगेजमेंट बहुत कम होती है, ना के बराबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नवंबर में यूएस कांग्रेस का एक डेलीगेशन यूएस सेनेटर जॉन कॉर्नियन की अध्यक्षता में इंडो पैसिफिक कमांड कंट्रीज में गया, फिलीपींस, ताइवान और इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया में यूएस कांग्रेस का ये जो डेलीगेशन आया था ना 6 मेंबर्स का, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। सीनेटर कॉर्नियन जिनकी अध्यक्षता में ये डेलीगेशन आया था, ये रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और एक सीनेट काउकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन के को फाउंडर एंड को चेयर हैं। इस ट्रिप के बाद सीनेटर कॉर्नियन ने कहा इंडो पैसिफिक जो है वो लार्जेस्ट मिलिट्री थिएटर है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे जो एलाइज हैं मतलब यूएसए के एलाइज जैसे फिलीपींस, इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं चाइना को काउंटर करने में। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो डेलीगेशन है वो देख पाया कैसे आइलैंड कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडिया जैसे देश चाइना का मुकाबला कर रहे हैं, यानी चाइनीज़ जो थ्रेट है वो बिल्कुल रियल है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अप्रिशिएट किया कि किस प्रकार से यूएस जो कांग्रेस है वो प्रयास कर रही है इंडिया और यूएस
के बीच पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने में। इस डेलीगेशन ने और प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी सारे इश्यूज़ पर चर्चा की, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान। पिछले महीने सीनेटर कॉर्नियन और डेमोक्रेटिक कोलीग मार्क वार्नर, इन्होंने यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से ये गुजारिश की थी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया जो परचेज कर रहा है रशिया से, इसके लिए इंडिया को वेवर दे दिया जाए, यानी काटसा एक्ट के तहत इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो ये जो यूएस कांग्रेस का डेलीगेशन आया ना, इसकी विजिट अहम थी, बट इस डेलीगेशन ने हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ कोई मुलाकात नहीं की। हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ भी इस डेलीगेशन की जो मुलाकात है सरकार को वो करवानी चाहिए थी। वैसे भी देखो 2+2 डायलॉग इंडिया और यूएस के बीच होता है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आपस में मुलाकात करते हैं। तो एमपीज भी अगर दोनों देशों के आपस में मुलाकात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं वो बेहतर ढंग से जान सकेंगे। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो इंडिया में जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है ना, ये इंडियन पार्लियामेंट के बीच और दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के बीच एक लिंक का काम करता है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इस ग्रुप ने 1953 में यूएस के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को इनवाइट किया था पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एमपीज को संबोधित करने के लिए। उसके बाद से तो यूएस के राष्ट्रपति आइजनहोवर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा सेंट्रल हॉल में इंडियन एमपीज को संबोधित कर चुके हैं। अभी फिलहाल देखो 8 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं इंडिया के। जापान, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ देश हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ इंडिया का पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप है। यूएसए इस लिस्ट से एब्सेंट है। और देखो ये नोट करना महत्वपूर्ण है, लेजिस्लेटिव इंटरेक्शंस जब देखो दो देशों की पार्लियामेंट्स के बीच होती हैं तो बायलैटरल रिलेशंस में और ज़्यादा डायनामिज्म आता है, बायलैटरल रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हैं। यूएस की कांग्रेस के साथ तो इंडिया के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। 1954 में उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, इन्होंने यूएस की सीनेट को एक गैवल गिफ्ट किया था। गैवल मतलब वो नहीं होता जज जो यूज़ करते हैं ऑर्डर कहने के लिए कोर्ट में, तो ये उन्होंने उस समय यूएस की सीनेट को गिफ्ट किया था। पहले जो एक ग्लास शेप का कुछ यूज़ होता था यूएस के सीनेट में, वो टूट गया था। रिचर्ड निक्सन वो जब डिबेट कर रहे थे तो बदले में एस राधाकृष्णन ने ये गैवल दिया था जो हमारे देश में जज यूज़ करते हैं ऑर्डर कहने के लिए। तो राधाकृष्णन ने ये उम्मीद की थी ये जो गैवल मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये यूएस के सीनेटर्स को इंस्पायर करेगा कि वो पैशन के बिना और प्रिजुडाइज के बिना डिबेट कर सकें, मतलब रैशनैलिटी के साथ डिबेट कर सकें और इम्पार्शियल होकर डिबेट कर सकें। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।